कि जब सब कुछ अलग है, सारा निज़ाम अलग है, तो हम अपने बालिग बच्चों और बच्चियों के तालीमी निज़ाम को भी अलग करें। को एजुकेशन से दूर रहें, मखलूत तालीम निज़ाम से हम दूर रहें। और ऐसा नहीं है कि ये मखलूत तालीमी निज़ाम जब से दुनिया बनी है तब से मखलूत तालीमी निज़ाम और को एजुकेशन चलता हुआ आ रहा है। आपको मैं बताऊं कि लड़का और लड़की का आपस में मिलजुल कर पढ़ना ये पुरानी रिवायत नहीं है, ये पुरानी तारीख नहीं है। ये 1800 साल 18वीं सदी के आखिर में ये फ़ैसला हुआ और यूरोप के लोगों ने, अंग्रेज़ों ने ये फ़ैसला मुसल्लत किया है लोगों पर। वरना 1800 साल तक यूनान तालीम का गढ़ रहा है। चीन शुरू से तालीमी मेयार में आगे था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने ज़माने में औरतों को तालीम देने के लिए एक अलग दिन मुख्तस किया था, एक अलग दिन ख़ास किया था, जो बात आपके सामने आ गई। 1800 साल तक जो औरतें पढ़ती थी अपने अलग तरीके से पढ़ती थी, मर्द पढ़ता था अलग तरीके से पढ़ता था। ये 18वीं सदी के आखिर में ये हुआ कि भाई मखलूत निज़ाम तालीम हो, को एजुकेशन हो, लड़का लड़की साथ में पढ़े। क्या इससे पहले औरतें पढ़ी लिखी नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी। हर ज़माने में औरतें पढ़ी लिखी होती हैं। और इस्लाम सिन्फ़े निस्वा को, औरतों को तालीम देने से नहीं रोकता। हम अपनी बच्ची को आला क्वालिटी की तालीम दें, हाई एजुकेशन दें, इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम मना करता है उस तालीमी सिस्टम से जिस तालीमी सिस्टम के अंदर बेहयाई है, उस तालीमी सिस्टम से जिस तालीमी सिस्टम के अंदर बदकारी है, उस तालीमी सिस्टम से जिस तालीमी सिस्टम के अंदर बेपर्दगी है, जिसके अंदर खयानत है, जिसके अंदर इख्तिलात है मर्दों का, जिसके अंदर इख्तिलात है औरतों का। वरना हम में से कोई आदमी ये कहे कि तालीम सबका हक है, तालीम तरक्की की ज़मानत लेता है, हम इस बात पर एग्री करते हैं, इत्तिफाक करते हैं कि तालीम चाहे मर्दों की हो, तालीम चाहे दीन की हो, तालीम चाहे दुनिया की हो, तालीम चाहे औरतों की हो, तालीम इंसान को कामयाब करती है, तरक्की पर लेकर जाती है, सुरखरू बनाती है। इस्लाम मना नहीं करता है। इस्लाम कहता है मर्द बच्चों को भी तालीम दी जाए, औरत बच्चों की भी तालीम की जाए, लेकिन उस सिस्टम से बचा जाए जो सिस्टम के जहर फैलाता है, जो सिस्टम के हमारे समाज को नासूर करता है, जो सिस्टम के हमारे ईमान को खोखला करता है, जो सिस्टम के हमारे इस्लाम को बदनाम करता है, जो सिस्टम के हमारे बच्चियों को और बच्चों को मुर्तद बनाता है, जो सिस्टम के हमारे बच्चों को हमारे दीन से जुदा कर देता है, जो सिस्टम के हमारे बच्चों और बच्चियों को मुल्हिद बना देता है, इल्हाद के रास्ते पर डाल देता है, उस सिस्टम से हमें दूर रखा गया। यकीनन हो सकता है कुछ आदमी ये भी सवाल करें कि ये मुमकिन नहीं है। कितना गर्ल्स स्कूल खोलें, कितना लड़कियों के लिए इदारा खोलें, पर्सनल इदारा और पर्सनल स्कूल और पर्सनल कॉलेजेस खोलें, ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। मखलूत तालीमी निज़ाम हम पढ़ाएंगे तो ही तालीमी मेयार बुलंद होगा, यानी लड़कों और लड़कियों को आपस में मिलजुल कर स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी में डालेंगे तभी बच्चों और बच्चियों की या लड़कों और लड़कियों की तालीमी मेयार बुलंद होगा, वो आगे बढ़ेंगे। तो आपको जान लेना चाहिए कि तालीम के लिए यूरोपियन कल्चर शर्त नहीं है, तालीम के लिए बेहयाई शर्त नहीं है, तालीम के लिए बेपर्दगी शर्त नहीं है। आगे बढ़ने के लिए लड़का लड़कियों का आपस में पढ़ना ये शर्त नहीं है, मिलजुल कर पढ़ना ये शर्त नहीं है। इस्लाम कहता है कि पढ़ाओ बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाओ, लेकिन इसमें यह कहीं ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर लड़का लड़की का कॉलेज हो उसी में पढ़ाओ, जहाँ लड़का लड़की साथ पढ़ते हो वही पढ़ाओ, जहाँ को एजुकेशन हो वही पढ़ाओ, जहाँ मखलूत तालीमी निज़ाम चलता हो वही पढ़ाओ, ऐसा कहीं नहीं है। अगर ऐसा होता तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फ़क़ीहा नहीं बन जाती, क्योंकि अगर ये शर्त होता कि तालीमी मेयार बुलंद उस वक्त होगा जबकि वो मर्दों से मखलूत होंगे, जब मर्दों से मिलेंगे, मर्दों से उसका इख्तिलात होगा, मर्दों के साथ क्लासेस होगी, मर्दों के साथ जो है दरसगाहें लगेंगी, तभी औरतों के अंदर आला तालीम आएंगी। अगर ये बात शर्त होती तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो उम्महातुल मुमिनीन हैं,
जो फ़कीहा हैं, जिन्होंने दर्जनों मसाइल मुसलमान औरतों के हल किए, दर्जनों मसाइल, वो तो कभी कोई एजुकेशन हासिल नहीं की, वो तो कभी मर्दों के साथ मिलकर मखलूत तालीम हासिल नहीं की, फिर वो कैसे फ़कीहा बन गई? फ़कीहा बनना इतना आसान नहीं है। फ़कीह को अगर समझना हो तो इस ज़माने में ये समझिए कि जैसे एक फ़लसफ़ी और रिसर्च और साइंसदान होता है, उसका पावर उतना होता है फ़कीह का। जैसे कि एक साइंसदान किसी चीज़ पर रिसर्च करके कोई चीज़ दुनिया में वजूद में लाता है, ऐसे ही एक फ़कीह होता है, फ़कीह की हैसियत होती है। हज़रत आयशा इतनी बड़ी फ़कीहा थी, इतनी बड़ी आलिमा थी, इल्म के अंदर उबूर था, इल्म के अंदर गहराई थी। वो किसी मर्द और किसी गैर महरम के साथ बैठकर तालीम हासिल नहीं की है उन्होंने। अलबत्ता अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल हयाउ मिनल ईमान वल ईमानु फिल जन्ना, कि हया और पाकदामनी ये ईमान का हिस्सा है, और जो हया और पाकदामनी मर्द इख्तियार करते हैं या औरत इख्तियार करती है तो वो शर्मगाह को महफूज करती है, यानी ज़िना से बचती है, वो चाहे औरत हो या मर्द हो। अगर उसके अंदर हया है, पाकदामनी है, तो वो ज़िना नहीं करेगी या ज़िना के रास्तों पर नहीं आएगी। या मर्द है वो भी ज़िना नहीं करेगा, ज़िना के रास्तों पर नहीं आएगा। और जो आदमी हया इख्तियार करता है वो जन्नत में जाएगा। और ये हया ईमान का एक हिस्सा है, ये ईमान है। ईमान वाले हया और पाकदामनी इख्तियार करते हैं, हया के रास्तों पर चलते हैं। और जो बेईमान होता है, जिनके अंदर ईमान नहीं होता, या जो बदनसीब होता है, जो अपने ईमान को गिरा देता है या घटिया समझता है, जो अपने इस्लाम को घटिया समझता है, फिर वो ईमान और हया से दूर हो जाता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा लम तस्तही फस्ना मा शिता, कि अगर तुम बेहया हो जाओ तो फिर तुम्हारे लिए हर चीज़ जायज़, हर चीज़ नाजायज़। बेहया आदमी के लिए कोई दलील नहीं, कोई सबूत नहीं, कोई तारीख़ नहीं, ना अकली दलील काम करेगी, ना नकली दलील काम करेगी, ना हदीस काम करेगा, ना कुरान की आयत काम करेगी, क्योंकि बेहया है। जहन बेहया हो गया, दिल बेहया हो गया, दिमाग बेहया हो गया, माशरा बेहया हो गया, समाज बेहया हो गया, माहौल बेहयाई का है। कुरान की आयत अब पढ़ते जाइए, हदीस के टुकड़े पढ़ते जाइए, उनको समझ में नहीं आएगा। वो यही कहेंगे कि जब तक के तालीमी निज़ाम में मखलूत और इख्तिलात और कोई एजुकेशन नहीं आएगा, उस वक्त तक तालीमी मेयार बुलंद नहीं हो सकता। वो यही कहते रहेंगे। तो इन सब का ताल्लुक़ हया से है कि अपने बच्चियों को, अपने लड़कियों को इख्तिलात वाली तालीम से और मखलूत तालीमी निज़ाम से दूर रखें, ऐसे कॉलेजेस से दूर रखें, ऐसी यूनिवर्सिटी से दूर रखें, ऐसे स्कूल से दूर रखें जहाँ पर गैर महरम लड़के, गैर महरम मर्द आते जाते हैं, पढ़ते लिखते पढ़ाते हैं, वहाँ से दूर रखें। तब जाकर हमारे बच्चे भी महफूज, हमारी बच्चियाँ भी महफूज, हमारे बच्चे और बच्ची दोनों से। किताबों के अंदर लिखा है, बल्कि हया पाकदामनी एक किताब है हज़रत मौलाना पीर जुल्फ़िकार नक्शबंदी की। आप तमाम हजरात, वो आसानी से दस्तयाब है, आप उस किताब को पढ़ें, देखें दुनिया में क्या चल रहा है, सोसाइटी कितनी बदल रही है, हमारे बच्चे कितनी तेज़ी से बदल रहे हैं, कैसे उनके अंदर उनके जहन के अंदर जहर घोला जा रहा है, यूरोपियन कल्चर कैसे उन पर गालिब आ रहा है, और ईमान को और सुन्नत को और इस्लाम को वो कितना हकीर और जलील और कितना हल्का महसूस करते हैं। आप हया और पाकदामनी के अंदर जो बातें और वाक़यात लिखी हुई है, आप पढ़ेंगे, आप दंग रह जाएंगे। आप पढ़ें उस किताब को। उस किताब में हज़रत ने लिखा है उलमा के हवाले से कि बाज़ उलमा तहरीर करते हैं कि मर्दों को कुछ चीज़ें पसंद होती हैं तो वो निगाहें भर कर देखते हैं और वो निगाहें हटाते नहीं हैं। जैसे कि उसमें से उन्होंने एक चीज़ नकल की है कि जैसे कि आसमान पर देखना मर्दों को पसंद है, वो नज़र नहीं फेरते। दूसरी चीज़ नकल की है कि बैतुल्लाह और काबतुल्लाह को देखना मर्दों को पसंद है, वो निगाहें फेरना नहीं चाहते। तीसरी चीज़ नकल की है गैर महरम लड़कियों को देखना इनको पसंद है, उससे वो निगाहें फेरना नहीं चाहते। अगर हमने महरम और गैर महरम में फ़र्क महसूस नहीं किया तो दुनिया के वाक़यात शाहिद है कि बाप बेटी के साथ मुंह काला करता है, भाई बहन के साथ मुंह काला करता है, बेटा अपनी माँ के साथ मुंह काला करता है। ये बातें सिर्फ किताबी नहीं है, ये बातें वो हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, ये बातें वो है जो हकीकत पर मबनी है।
ये सारे वाक़यात इतने पाकीज़ा रिश्ते, भाई बहन के इतने पाकीज़ा रिश्ते, माँ बेटे के इतने पाकीज़ा रिश्ते, बेटी और बाप का इतना पाकीज़ा रिश्ता है, लेकिन ये रिश्ता भी धुल जाता है, ये रिश्ता भी ख़त्म हो जाता है जब आदमी महरम और गैर महरम में फ़र्क महसूस नहीं करता। और आप ये बात भी याद रखें कि कितना बड़ा भी वक्त का वली हो, कितना बड़ा भी मोमिन हो, कितना बड़ा भी कोई मर्द परहेजगार हो, अगर वो गैर महरम है तो गैर महरम औरत के लिए उसके दिल में कभी भी आग भड़क सकती है। ये तो हदीस है ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तीसरा शैतान होता है, वो चाहे वक्त का वली क्यों ना हो। महफूज हाथ किसी लड़की के लिए उसका भाई है, महफूज हाथ किसी लड़की के लिए उसका बाप है, महफूज हाथ किसी लड़की के लिए उसका शौहर है। इसके अलावा जितने भी मर्द हैं गैर महरम, ये उनके हाथों में महफूज नहीं है, कभी भी कुछ हो सकता है, किसी की भी नीयत डोल सकती है, वो वक्त का वली ही क्यों ना हो। और आपको क्या लगता है कि एक हमारी बच्ची जो बालिग बच्ची है उसको हम को एजुकेशन में डालते हैं, मखलूत तालीमी निज़ाम में डालते हैं, 8-8 घंटे वो वहाँ गुजारती है, टीचर उनके सारे के सारे मर्द हैं और उनके साथी जो क्लास फेलो हैं वो सारे के सारे मर्द हैं, सारे के सारे लड़के हैं। वहाँ पर जिना का सुदूर नहीं होगा और वहाँ पर जो है बेहयाइयाँ नहीं होंगी, वहाँ पर बदकारियाँ नहीं होंगी। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि मेरा बच्चा पाक है, मेरी बच्ची पाक है, तो आप गलत सोचते हैं या आपके सोच में फॉल्ट है। एक सर्वे के मुताबिक, किसी यूरोप कंट्री के सर्वे के मुताबिक कि वहाँ 21 बल्कि 27 यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस का सर्वे किया गया जहाँ मखलूत निज़ाम तालीम है, जहाँ लड़के लड़की मिलजुल कर पढ़ते हैं, तो वहाँ के टीचरों ने, वहाँ के बच्चों ने ये सर्वे दिया और ये सर्वे सामने आया, ये नतीजा सामने आया कि 75 से 85% लड़के और लड़की कॉलेजेस पीरियड में और स्कूल की पीरियड में, यूनिवर्सिटी की पीरियड में जो 8 साल 10 साल पढ़ते हैं, 75 से 85% लड़के और लड़कियां या तो जिनसी तशद्दुद के शिकार होते हैं या वो अपनी मर्जी से जिनसी ख्वाहिशात पूरी कर रहे होते हैं, या तो वो किसी सेक्सुअल हिरासमेंट का शिकार हैं या अपनी मर्जी से कर रहे हैं। कितने? 75 से 85% लड़के और लड़कियां। ये रिपोर्ट हमारी नहीं है, ये रिपोर्ट गैरों की है, ये उन लोगों की रिपोर्ट है जिन्होंने इसको बढ़ावा दिया है कि लड़के और लड़की साथ में पढ़े, लड़के लड़की मखलूत तालीमी निज़ाम साथ में हो, ये उन लोगों की रिपोर्ट है। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अगर आपको जो ज़ाहिरी फ़ायदा नज़र आ रहा है, ये ज़ाहिरी फ़ायदा कम है, इसका नुकसान ज़्यादा है। मैं 2-4 नुकसानात आपके सामने रखूं और मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूं कि एक साथ निज़ाम तालीम जो होता है, मखलूत निज़ाम तालीम जो होता है, तो उससे क्या क्या नुकसानात होते हैं। और वो नुकसान ऐसा है जो हमारे दिल को लगेगा, हमारे दिमाग को लगेगा, हम उस चीज़ को पढ़ते और सुनते हैं और देखते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होती है कि गैर महरम मर्दों में और गैर महरम औरतों में आपस में बात करना, बिला झिझक ये आपस में बात करने के आदी हो जाते हैं। पहले ज़माने में, आज से 60, 70, 80 साल पहले, गैर मुस्लिमों का कल्चर ये हुआ करता था। गैर मुस्लिम औरतें भी गैर महरम मर्द के सामने अपना घूंघट नहीं उठाती थी और उससे बात नहीं करती थी। ये गैर मुस्लिम का कल्चर बता रहा हूँ। लेकिन ये तालीमी निज़ाम जो मखलूत हुआ, को एजुकेशन हुआ, औरतें भी बेहया हो गई और मर्द भी बेहया हो गए। इनको बात करने में कोई झिझक ही महसूस नहीं होते, ये इतना फ्री होकर बात करते हैं। पहले तो ये बात करेंगे, काम की बात करेंगे, कॉलेज की बात करेंगे, पेपर की बात करेंगे, किताब की बात करेंगे, सब्जेक्ट की बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, तालीम की बात करेंगे, सवालों जवाब की बात करेंगे। ये बात करते करते पर्सनल बात पर आ जाते हैं और पर्सनल बात करते करते फिर वो एक रिलेशनशिप कायम कर देते हैं। फिर वही रिलेशनशिप जो 75 और 85% जिसका सर्वे में बता रहा हूँ। और आपको ऐसा लगता है कि जब बच्चियां सेक्सुअल हिरासमेंट का शिकार होती हैं कॉलेज में, यूनिवर्सिटियों में या स्कूलों में, कभी किसी लड़के के ज़रिए या किसी टीचर के ज़रिए, कहीं पर भी आपके पास अगर रिपोर्ट आए और वो जो किसी मर्द के पास जाकर रिपोर्ट करे तो वो किसी का गैरत जागेगा या कोई उसके खिलाफ एक्शन लेगा। टीचर मर्द हैं और प्रिंसिपल भी मर्द है, उसकी रिपोर्ट अगर प्रिंसिपल के पास जाए तो वो क्या करेगा उसके लिए? बाप तो है ही नहीं।
भाई तो है नहीं, बाप को गैरत होती है या भाई को गैरत होती है? यहां तो बाप और भाई खुद बलि का बकरा बनाकर उसको डाले हुए हैं वहां पे। तो सबसे पहला नुकसान यह है कि ये आपसी इख्तिलात, इनको आपस में बात करना, बिला झिझक बात करते हैं, और पहले ये तालीमी बात करते हैं, बाद में ये प्राइवेट बात करने पर मजबूर हो जाते हैं, उसके बाद जिना करने पर मजबूर हो जाते हैं। दूसरा कि फैशन परस्त हो जाते हैं लड़के भी और लड़कियां भी। जिन इदारों में अगर ये सब्जेक्ट, ये मजमून हमारा इस हफ्ते पूरा नहीं हुआ तो मैं आइंदे हफ्ते पूरा करूंगा, लेकिन मैं इसको करूंगा क्योंकि आज दुनिया में यही चल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में ये मुहिम छिड़ी हुई है, ये महाज छिड़ा हुआ है कि कैसे हम अपने नौजवान लड़कों और लड़कियों को काबू करें। हमारे नौजवान लड़के और लड़कियां हमारे हाथ से निकल रहे हैं, उनका अकीदा खराब हो रहा है, उनके आमाल खराब हो रहे हैं। ये पूरा मुहिम छेड़ा हुआ है, हर प्लेटफॉर्म से छेड़ा हुआ है। तो ये बातें जितनी तफसीलात से आपके सामने आए उतना अच्छा है। तो पहला तो मैंने ये कहा कि झिझक खत्म हो जाता है। दूसरा, फैशन परस्ती इनके अंदर ऐसे आती है। फैशन परस्ती का मतलब ये है कि जिन इदारों में, जिन कॉलेजेस में, जिन यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़की साथ पढ़ते और हैं, तो वहाँ पर लड़के भी फैशन में चूर होते हैं, वो भी थोड़ा सज धज कर जाते हैं, अच्छा कपड़ा पहन कर जाते हैं। वो इसलिए नहीं जाते कि भाई पाक साफ रहना ये इस्लाम का हुक्म है, वो इसलिए जाते हैं कि हमारे क्लास में फलां लड़की पढ़ती है, उसको थोड़ा जच कर दिखाना है, अच्छा बनकर दिखाना है। ये उसका रोज़ाना का शेड्यूल हो जाता है। फिर लड़कियों का भी रोज़ाना बनने संवरने का और फैशन परस्ती का एक शेड्यूल बना रहता है। ये तजुर्बे की बातें हैं। आप अगर टीचर हैं किसी स्कूल के, आप अगर किसी स्कूल में पढ़े हैं या पढ़ाए हैं, तो आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी कि फैशन परस्ती जो होती है वो इस वजह से होती है कि दोनों मखलूत हैं, दोनों को एक दूसरे को अच्छा दिखाना है, दोनों को एक दूसरे को लुभाना है, दोनों को एक दूसरे के करीब करना है, दोनों को एक दूसरे के सामने खूबसूरत जाहिर करना है। तो अलग अलग तरीके से फैशन हो रहा है, अलग अलग तरीके का ड्रेसेस हो रहा है, अलग अलग तरीके का हुलिया अपनाया जा रहा है। और जो तीसरी चीज़, और भी बहुत सारी बातें हैं, अगर मैं इस तीसरी चीज़ को शुरू करूंगा तो फिर बात और आगे बढ़ेगी। इसको इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते में रखूंगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इन्हीं चंद बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल